हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम आपके लिए यूनिट 2 की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जो कि है एनर्जी कंजर्वेशन के टॉपिक के ऊपर। इसमें हम समझेंगे कि व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। अब हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये भी एनर्जी कंजर्वेशन का टाइटल है इस सब्जेक्ट का। तो एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है एक्चुअली में, आज हम इस वीडियो में सही से समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हम लोग क्या क्या पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहली यूनिट जो थी हमारी वो थी बेसिक्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस यूनिट को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा इसमें कोई भी टॉपिक नहीं बचा है जो हमने कंप्लीट ना किया हो। अगर आपको ये यूनिट पूरी पढ़नी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की हमारे चैनल पे जाके, या उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें हम ये 1.1 भी कंप्लीट कर चुके हैं, 1.2 भी, 1.3 भी और 1.4 भी। 1.4 पे मैंने आपको एसिड रेन, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन क्लाइमेट में एसिड रेन पढ़ा दिया है, और हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। साथ ही में ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप ये सारी वीडियो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो। ठीक, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। ये हमारा दूसरा यूनिट है एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट की, जो कि है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ये हमारी दूसरी यूनिट थी। ठीक है, इसके अंडर ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट, ये वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट क्या है हमारी आज की वीडियो का। सबसे पहले व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये वीडियो मैंने ऐसे बनाई है कि आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, दोनों लोग ये वीडियो आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। इसमें दोनों कंटेंट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं समझना कि व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन। The conservation of energy is a fundamental concept of physics along with the conservation of mass and the conservation of momentum। ठीक, अब देखिए हम लोग क्लास 10th में, क्लास 12th में जब फिजिक्स पढ़ते थे तो हम उसमें दो लॉ पढ़ते थे, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसी तरीके से एक लॉ एनर्जी पर बेस्ड भी है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ये तीनों लॉ, डेफिनेशन तीनों लॉ की एक ही है, बस टर्म्स बदल गए हैं। जैसे अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो उसमें ये डेफिनेशन है कि द मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर गेट डिस्ट्रॉयड। अगर हम मोमेंटम की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो वो ये कहती है कि द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारी अंदर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है वो कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर कोई बॉडी है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक, और वो बॉडी कुछ मोशन कर लेती है या कहीं से फ्री फॉल हो जाती है, नीचे गिरती है, या हम उससे आसमान में फेंक देते हैं, तो उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन रहती क्या है, रहती है हमेशा कांस्टेंट। ठीक, इसीलिए कहा गया है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन। अब हिंदी में अगर हम बात करें, ऊर्जा का संरक्षण द्रव्यमान के संरक्षण और संवेग के संरक्षण के साथ साथ भौतिकी की एक मौलिक अवधारणा है। वही बात कि जैसे द्रव्यमान का संरक्षण एक फंडामेंटल लॉ है, संवेग का संरक्षण एक फंडामेंटल लॉ है, उसी तरीके से एनर्जी का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण भी एक फंडामेंटल लॉ है। ठीक, ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ये मैंने अभी आपको बात बता दी। ठीक है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल एनर्जी विद इन द डोमेन रिमेन फिक्स्ड। अब क्या है, मान लीजिए आप कोई बॉल पकड़े हुए हो, वो बॉल आप जब हाथ में पकड़े हो तो बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी अवेलेबल है। अब आपने उसे किसी वेलोसिटी से फेंका
तो उस बॉल के अंदर थोड़ी सी वेलोसिटी आ गई, जिसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ना तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हुई ना काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी बॉल में जब बॉल रेस्ट पर थी, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यहां से ये बात हमारी क्लियर हो गई कि एनर्जी हमेशा किसी भी बॉडी में कांस्टेंट रहती है, ना तो हम उसे बना सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी बनी नहीं, वो पोटेंशियल से ही कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और ना ही कभी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये दो स्टेटमेंट इस एग्जांपल से क्लियर हो गए। ठीक, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन डोमेन के भीतर कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक, यही बात मैंने अभी आपको समझाई कि आपके हाथ में अगर बॉल है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जब आपने उस बॉल को किसी वेलोसिटी से फेंका तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, लेकिन जितनी अमाउंट की पोटेंशियल एनर्जी बॉल में थी जब बॉल रेस्ट पर थी, काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट उतना ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ कहता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। अगली स्लाइड है इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, की एनर्जी कंजर्वेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। एनर्जी कंजर्वेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक, एनर्जी कंजर्वेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस को बचाने में। ठीक, अब ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस कौन से होते हैं ये मैं आपको अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूं, और पिछली जितनी वीडियो निकल चुकी है सब में मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझना हो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं तो आप हमारी पूरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। एक्चुअली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो समय के साथ साथ खत्म होते जा रहे हैं और वो दोबारा बनाए नहीं जा सकते या वो अपने आप बन नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि अर्थ पर कोयला है, कोल है, ये आप यूज तो करते जा रहे हो लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कोयला खत्म हो जाएगा, तो ये एक तरीके का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। दूसरा, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसके अंदर कोल आ जाता है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। समय के साथ ये खत्म हो जाएंगे और दोबारा नहीं बना सकते आप, क्योंकि ये बनते हैं नेचुरल प्रोसेस से। ठीक है, प्रकृति ने अपने आप बनाती है। अगर ये खत्म हो गए तो ये आसानी से बन नहीं सकते, इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन का एक वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट एम ये है कि ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं उनको बचाता है। अब कैसे बचाता है आगे हम अभी देखेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन विल रिड्यूस द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फॉसिल फ्यूल्स। अब अगर आप एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो तो आप अपने खर्चे भी बचा सकते हो। कैसे खर्चे बचा सकते हो, जितना भी आप खर्चा फॉसिल फ्यूल को खरीदने में करते हो, ठीक है ना, उन फॉसिल फ्यूल को आपको कम खरीदना पड़ेगा अगर आप एनर्जी बचा रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होंगे, आपके खर्चे कम हो जाएंगे, रिड्यूस दी एक्सपेंसेस, आपके एक्सपेंसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू माइन। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं कि धरती के नीचे प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे बनते हैं, वहीं पे पनपते हैं। ठीक, तो उन फॉसिल फ्यूल्स को धरती से निकाला जाता है माइनिंग करके। ठीक है, तो जो माइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ये कह रहा था। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें एनर्जी कंजर्वेशन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, जिससे हमारे फॉसिल फ्यूल भी लॉन्ग टाइम तक अर्थ में प्रेजेंट रहे, साथ ही साथ जो हमारे खर्चे फॉसिल फ्यूल को खरीदने में लग रहे हैं या माइनिंग करने में लग रहे हैं वो कम से कम हो। ठीक है, तो हमारा मेन एम एनर्जी कंजर्वेशन पे होना चाहिए। देयरफॉर कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू पे हायर प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब यही बात, ये पॉइंट पूरा एक पॉइंट था कि क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को माइन करना मतलब उसकी माइनिंग करना, जमीन से निकालना बहुत खर्चीला होता है। इस वजह से क्या होता है कि आम आदमी को इन फॉसिल फ्यूल्स को खरीदने के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। अब पेट्रोल, कोयला, ये सब महंगा क्यों है, क्योंकि ये भाई धरती के नीचे से निकाला जा रहा है, तो आप तक लाने में भी बहुत खर्चा हो रहा है, इस वजह से ये महंगे हैं। ठीक,
एनर्जी कंजर्वेशन वुड सर्टेनली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल बीइंग माइंड। अब अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन करते हो, ठीक है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन करते हो तो आप कम कर दोगे फॉसिल फ्यूल का यूज करना, साथ ही साथ अपनी जेब से जो ज्यादा अमाउंट फॉसिल फ्यूल को खरीदने में आप दे रहे हो उसे भी बचा पाओगे, ठीक है। दिस इन टर्न विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो इससे कंज्यूमर के जो खर्चे हैं, आम आदमी के जो खर्चे हैं, ग्राहक के जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक। तो ये दूसरा पॉइंट था, आई होप कि क्लियर होगा आपको। ये मैंने कुछ ज्यादा ही एलैबोरेट कर दिया, पहला पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन वुड ऑल्सो रिजल्ट इन द गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमंस बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। अब जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, ठीक है, अगर हम बहुत एक फॉसिल फ्यूल की एग्जांपल लें तो जो कि है आपका कोल, ठीक है। तो जब कोल को हम बर्न करते हैं, ये कोल को क्या करते हैं, हम बर्न करते हैं तो गैस रिलीज होती है। कैसी गैस रिलीज होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ गैसें रिलीज होती है सिर्फ कोल को बर्न करने से नहीं, किसी भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, ठीक है। तो ये गैस क्या है? ये सब गैस टॉक्सिक गैस है, ये आम आदमी को, ह्यूमंस को, इंसानों को हार्म पहुंचाती हैं, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन पे ध्यान दे रहे हो, मतलब आप फॉसिल फ्यूल का कम यूज करोगे, और जब आप फॉसिल फ्यूल का कम यूज करोगे इसका मतलब है कि ये टॉक्सिक गैस कम रिलीज होंगी एटमॉस्फेयर में, जिससे कि जो ह्यूमन की हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, अच्छी रहेगी। ये तीसरा पॉइंट कह रहा था, और पॉल्यूशन भी कम होगा, ठीक। तो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि मैंने इस पॉइंट में आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन की हमें जरूरत क्यों है, ठीक है। आधुनिकीकरण के इस युग में ऊर्जा के उपयोग में भारी वृद्धि हुई है। इन दिस एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन द यूज ऑफ एनर्जी हैज इंक्रीज्ड मैसिवली। आज के टाइम पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, वैसे वैसे एनर्जी का यूटिलाइजेशन और बढ़ता जाएगा, ठीक। Thus, it is important to conserve energy because it is not done. If it is not done, one day will come when there will be no natural energy source left on earth to use. अगर इसी प्रकार ऊर्जा का संरक्षण करना इस प्रकार ऊर्जा का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर उपयोग करने के लिए कोई भी प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत नहीं बचेगा। सही बात है कि जिस रफ्तार से हम लोग नेचुरल एनर्जी सोर्सेस का यूज कर रहे हैं, नेचुरल एनर्जी सोर्स क्या है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, ठीक है, जिस स्पीड से हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जब खत्म हो जाएंगे तब दिक्कत कौन फेस करेगा? दिक्कत तो आम आदमी ही फेस करेगा ना, ठीक है। इस वजह से क्या है कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और हमें एनर्जी बचानी चाहिए जितना हो सके उतना, ठीक। बेनिफिट क्या है एनर्जी को कंजर्व करने से? आइए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है। कि सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि जो इन्वायरमेंटल इश्यू है, पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, वो कम होगा अगर आप एनर्जी को कंजर्व करते हो तो, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर आपको एनर्जी कंजर्व कर रहे हो अगर आप, तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिससे आपका पैसा बढ़ जाएगा। एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी, अगर नॉर्मल एफिशिएंसी की हम बात करें तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक। मतलब है एफिशिएंसी कब ज्यादा होगी? जब आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो और कम इनपुट लगा रहे हो। या पहला केस तो ये, जब एनर्जी ज्यादा, जब एफिशिएंसी ज्यादा होगी। और एफिशिएंसी दूसरी कब ज्यादा होगी? जब आप इनपुट तो मेंटेन रख रहे हो, मतलब जितना इनपुट आप पहले दे रहे थे उतना ही अब दे रहे हो, लेकिन आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये दो रास्ते होते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के। तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हो, एनर्जी को बचा रहे हो, तो आप एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हो। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कम एनर्जी इनपुट देके हम ज्यादा आउटपुट निकाल रहे हैं, तो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है। और जब आप ऐसा करने लग जाओगे तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पैसे
बचने लगेंगे आपके, जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करने में या यूज करने में लग रहे थे। ठीक, तो ये था दूसरा पॉइंट। ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करता है जो बदले में पैसे बचाती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, रिड्यूस्ड ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेशन लागत में कमी। ऑपरेशन कॉस्ट क्या होती है? मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं आपको कि अगर मान लीजिए कोई मशीन है, ठीक है, इस मशीन को रन करने के लिए सपोज 30 किलो जूल एनर्जी लग रही है। ठीक, और एक दिन में आप 50 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, तो 30 तो ये मशीन ले जाती है आपकी, बचती कितनी है आपके पास? -30, तो आपके पास बची 20 किलो जूल। ठीक, तो अगर आप ऑपरेशन कॉस्ट कम करना मतलब इसको चलाने के लिए कम एनर्जी देना। ठीक, कुछ ऐसा टेक्निक लगाओ जिससे ये 30 किलो जूल की जगह 29 किलो जूल एनर्जी यूज करने लग जाए, लेकिन ऑपरेशन उतना ही परफॉर्म करे जितना ये 30 किलो जूल पे परफॉर्म कर रही थी, या फिर 28 किलो जूल एनर्जी यूज करने लग जाए और काम उतना ही करे जितना ये 30 किलो जूल पे कर रही थी, तो आपकी कुछ ज्यादा अमाउंट एनर्जी बचेगी नहीं। अब वही आप माइनस कर लीजिए, मान लीजिए 28 किलो जूल पे आपने इस मशीन को रन कराना शुरू कर दिया, तो आपके 22 किलो जूल एनर्जी बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया आपने? अपनी ऑपरेशन कॉस्ट को कम कर लिया, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा दी और अपने पैसे बचाए, एनर्जी बचाई। ठीक है, मेन मोटिव ये कि आपने एनर्जी को कंजर्व किया। ठीक, तो आप ये कैसे कर सकते हो? 28 किलो जूल एनर्जी को ऑपरेशन मतलब इस मशीन को 28 किलो जूल पे कैसे रन कर सकते हो? तो आप इस तरीके से रन कर सकते हो कि ये मशीन चलती है मान लीजिए 12 घंटे, ठीक है, और कुछ समय ऐसा भी आता होगा जब ये मशीन आइडल रहती होगी, मतलब इस मशीन पे कोई काम नहीं, ये मशीन कोई वर्क नहीं कर रही होती लेकिन ये रन कर रही होती थी, मतलब इस मशीन पे कोई काम नहीं हो रहा होता था लेकिन ये मशीन चालू रहती थी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इस मशीन को बंद कर सकते हो। ऐसा क्या होगा कि जब तक ये बंद रहेगी तब तक उतनी एनर्जी तो आप सेव कर ले जाओगे, तो वही छोटी छोटी एनर्जी मिक्स होके 2 किलो जूल एनर्जी बचा ले जाएंगी, और वही आप जब इस 30 किलो जूल में माइनस कर दोगे तो आपको 28 किलो जूल मिल जाएगा। ठीक, तो इससे आपने क्या किया? एनर्जी को बचाया, एनर्जी कंजर्व करी। ठीक, तो ये तीसरा पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर ना हुआ हो तो आप दोबारा से एक बार इस पॉइंट को शुरुआत से समझिएगा, वीडियो बैक करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला बेनिफिट क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती है, एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी कमी आती है। ठीक है ना? अब कैसे है, जब फॉसिल फ्यूल ही आप जब एनर्जी कंजर्व कर रहे हो मतलब फॉसिल फ्यूल का यूज कम कर रहे हो, जब फॉसिल फ्यूल का यूज कम कर रहे हो तो टॉक्सिक गैसेज एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही हैं, और जब टॉक्सिक गैस एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही है तो ना तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ना तो एसिड रेन हो रही है, ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मैं अभी आपको पीछे पॉइंट समझा चुका हूं कि अगर आप एनर्जी को कंजर्व करते हो तो जो आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको भी बचा रहे हो। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज is matched with the rate of regeneration, thereby maintaining the ecological balance। मतलब क्या है कि रेट ऑफ कंजम्पशन, ऊपर में लिख रहा हूं, एक होता है रेट ऑफ कंजम्पशन कि किस रेट से, कितनी दर से आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेस को, एनर्जी को इस्तेमाल करते हो, और दूसरा होता है रेट ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, रेट ऑफ रीजनरेशन क्या है कि किस दर से जिस एनर्जी को आप इस्तेमाल कर रहे हो वो दोबारा प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है। ठीक, तो अगर ये दोनों चीजें बराबर हो जाए, मतलब जिस दर से आप खर्चा कर रहे हो अगर उसी दर से प्रोड्यूस करने लग जाओ किसी एनर्जी को, तो एक बैलेंस आ जाएगा, मतलब दोनों चीजें बराबर हो गई। ठीक, तो जितनी आप खर्च करते जा रहे हो उतना ही आप पैदा करते जा रहे हो, तो जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है एनर्जी का उसको तो आप छुओगे भी नहीं।
क्योंकि जितनी आप एक दिन में बना खर्चा कर रहे हो उतनी ही एक दिन में बना भी ले रहे हो। तो ये स्टॉक पे कोई, मान लीजिए घड़ा धन है आपका, इस घड़ा धन से आप नहीं चाहते हो कि पैसे निकालो, तो आप क्या करोगे कि एक दिन में जितनी कमाई करोगे उसी दिन उतना खर्चा करोगे, तो ये घड़ा धन आपका वैसे का वैसा बचा रह गया। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है। जो घड़ा धन है वो आपकी एनर्जी है जो आपने कंजर्व करके रखी है, स्टॉक करके रखी है, ठीक है। तो आप एक दिन में जितनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हो, अगर उस दिन उतनी एनर्जी बना लो, ठीक है, तो आपका रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ रिजनरेशन बराबर हो गया, जिससे क्या है कि आपका एक संतुलन बना रहेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इससे भी क्या किया आपने, एनर्जी को कंजर्व किया। कौन सी एनर्जी, ये घड़े धन वाली एनर्जी, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये 6 पॉइंट कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। हमने आज समझा कि एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, नीड क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, और हमें क्या क्या लाभ मिलेगा अगर हम एनर्जी को कंजर्व करने लग जाए। तो अगर आपको वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर एक बार वीडियो दोबारा से देखना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगली वीडियो जल्द आएगी एज पर सिलेबस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।